હેલો નમસ્કાર જય જય ગરવી ગુજરાત. હું હાર્દિક લોખંડે ધ હાર્દિક લોખંડે શોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણી જોડે છે ઇન્ટરનેશનલ કોમનવેલ્થ ગોલ્ડ मेडलिस्ट वंशिका पाटीदार. हेलो वंशिका जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया. थैंक यू फॉर कमिंग इन माय शो. ओके। आज हम आपके पूरे जर्नी की स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, किस संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा और कैसे आपने आपके जो सपने देखे थे वो सपने आपने पूरे किए हैं और वो सपने पूरे करने में आपको किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया है. तो हम डिटेल में वंशिका जी की लाइफ के बारे में बात करेंगे. तो हम स्टार्टिंग करते हैं. वंशिका जी, आपकी पावर लिफ्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की? मेरे पावर लिफ्टिंग के करियर की शुरुआत मेरे वेट लॉस की जर्नी से हुई थी। एक्चुअली मैं जब 10th में थी तब मैं बहुत फेटी थी, अप्रॉक्सीमेटली 65 केजीज थी। तो एक दिन मुझे ख्याल आया ऐसा कि इतना फेटी होना मेरे लिए नुकसानदायक बन जाएगा, ये मेरी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे और हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने एक दिन ठान लिया था कि मुझे वेट लॉस करना है। उसी टाइम पे मैं स्कूल लाइफ में थी और मैं 11th-12th में पढ़ती थी। उस टाइम पे मेरे फिज़िकल एजुकेशन के जो मेरे टीचर थे, उन्होंने ही वहीं पे एक छोटे से गाँव के अंदर एक जिम ओपन किया था। तो वहीं से मैं इंस्पायर हुई थी और मैंने जिम जॉइन किया था। तो वहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं जिम कंटिन्यू करती हूँ, मेरा वेट लॉस करती हूँ। तो वहाँ से वेट लॉस की जर्नी से स्टार्ट किया था। तो मैंने फिर उन्होंने मेरे जो सर थे, जो कि मेरे अभी हस्बैंड है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग गेम के अंदर डाइवर्ट किया। उन्होंने मेरी स्किल देखी कि ये कुछ कर सकती है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, सजेस्ट किया कि तुम इस गेम के अंदर जा सकती है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो काफ़ी लंबी रही थी ये जर्नी। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं कौन से साल की? ये 2020। 2020 की हम हाँ लोग बात कर रहे हैं. हाँ। और थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, हम कौन से गांव की बात कर रहे हैं? एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ निसरपुर गांव, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। एक छोटा सा विलेज है जो तहसील कुक्षी लगता है और डिस्ट्रिक्ट धार लगता है। ओके. उसके अंदर छोटा सा गांव निसरपुर करके, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरा जो जिम था वो मेरा 15 किलोमीटर तहसील कुक्षी जो है, वहाँ पे कुक्षी में जिम मतलब था। तो मैं वहाँ पे डेली रेगुलर आती जाती थी स्कूटी से। ओके. 15 किलोमीटर ट्रेवल करती थी, आना जाना करती थी। और उसी दौरान मेरा स्कूल लाइफ भी चल रहा था, मतलब मेरा 11th-12th एजुकेशन भी चल रहा था। ओके. हाँ। और जहाँ तक मुझे पता है, यानी ऐसे तो हम लोग डेवलप हो ही गए हैं, बट तो भी गांव वगैरह में जिम कल्चर थोड़ा पेरेंट्स वगैरह अवॉइड करते हैं. तो आपको वो मुश्किलों का सामना, यानी घर से ऐसा सपोर्ट था या कुछ और बहाना बना के आप जिम वगैरह ज्वाइन किया था? एक्चुअली घर से तो मुझे यह सपोर्ट था कि तुम वेट लॉस करो, क्योंकि कोई भी फैमिली होती है तो उन्हें भी उनकी बेटी होती है, तो बाद में उसकी हेल्थ को नुकसान ना हो, इस पर्पज से उन्होंने मुझे इस चीज़ में एग्री किया था कि तुम जाओ जिम और तुम वेट लॉस करो। लेकिन जैसे मैं पावर लिफ्टिंग के अंदर जुड़ी, मैं गेम में, स्पोर्ट्स में जुड़ी, तो उस टाइम पे सामाजिक तौर पे भी मुझे काफ़ी मतलब परेशानियां आई थी कि लोग बोलते थे कि ये ऐसा गेम है, ये मतलब लड़की को तुम बाहर भेजते हो अभी से, ये है वो है, लड़कियां तो ऐसे घर में रखनी चाहिए। और है, हमारे वहाँ का कल्चर आज भी चलता है कि कुछ लड़कियों के परिवार वाले उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं। और मेरी फैमिली का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा था इस चीज़ के अंदर, उन्होंने मुझे बाहर निकाला है। और मेरी फैमिली जो है वो अपडेट जनरेशन से है कि मतलब मेरे फादर है वो आज की जनरेशन में ही बिलोंग करते हैं कि इसी जनरेशन से ढलना ज़रूरी होता है। सही बात. तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया था इस चीज़ के अंदर और उन्होंने एग्री किया था। बट कुछ फैमिलीज़ है जो नहीं एग्री करती है इस चीज़ को, तो मुझे सामाजिक तौर पे बहुत परेशानियाँ आई थी। राइट राइट. यानी गांव वगैरह, गांव नहीं, हम लोग सिटी की भी बात करें तो पेरेंट्स एग्री होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा या बच्ची जो करना चाहे वो करे इन पॉजिटिव मैनर. बट आजू बाजू वाले, समाज वाले वो चालू कर देते कि भाई लड़की है, हाथ से निकल जाएगी, आप क्या करोगे, आप वो 2-2 4-4 दिन बाहर जाती है. तो आपके पेरेंट्स के, यानी उनका जो सपोर्ट है वो आपको बहुत अच्छा है एज अ गर्ल, कि आप पे इतना ट्रस्ट करके उन्होंने आपको इतना आगे बढ़ाया है.
एग्जैक्टली हाँ, मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला और ना ही कभी पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, मेरी फैमिली ने कभी नहीं। लेकिन जो आजू बाजू वाले होते थे, सामाजिक तौर पे देखा जाए तो मतलब वो लोग मेरे पेरेंट्स को उकसाते थे कि तुम्हारी लड़की लड़की को तुम बाहर भेजोगे, ये है वो है, अभी तो इतनी एज है, कुछ कर लेगी या हाथ से निकल जाएगी। तो उनके काफ़ी क्वेश्चंस रहते थे, बट मेरी फैमिली नेग्लेक्ट करती थी वो सारे क्वेश्चंस को, और उन्होंने एग्री किया, मुझे जाने के लिए हमेशा छूट दी थी। नहीं नहीं, सही बात है। और जब तक आपका स्ट्रगल चलता है लाइफ में तब तक लोग बोलते हैं, बट जिस दिन आप सक्सेस हो गए, जो अभी आप हो, इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड जीतना यानी और इंडिया को प्रेजेंट करना, वो हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे, बट हम स्टार्टिंग में भी कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी आपके Exactly. पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स आजू बाजू वाले को बोल सकते हैं कि भाई हमने हमारी लड़की पे भरोसा किया है और ये लड़की हमारी इसने ये हासिल किया है, और आप औरों के लिए भी मोटिवेट कर रहे हो कि अगर ये लड़की हो के इतना, ये गांव से बिलोंग करके अगर ये इतना कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। एज अ पेरेंट्स उनको भी थोड़ा पॉजिटिव हो गया कि अगर इनके पेरेंट्स ने करने दिया और लड़की ने इतना नाम किया है तो हमारी लड़की भी करेगी। एग्जैक्टली आज मैं जिस लेवल पे सक्सेस मैंने पाया है, तो उस लेवल पे मतलब लोग देखकर मतलब काफ़ी लोगों से अगर आज भी बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि बस अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अब राह मत भटकना, बस इसी करियर में आगे बढ़िए। और वो मुझे यही सवाल, क्योंकि वो लोगों के लिए पावर लिफ्टिंग गेम जो है वो एकदम नई गेम थी, कबड्डी खो खो हमारे छोटे से विलेज के लिए एकदम सामान्य गेम है। नई गेम भी है, और लोगों का मानना ये है कि पावर लिफ्टिंग हो गया, बेंच प्रेस हो गया, ये लड़कों का गेम। एग्जैक्टली वेट उठाना मतलब लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियों के लिए नहीं है वो चीज़। तो उन लोगों को भी जब ये मालूम पड़ा कि नहीं ये लड़की, उस टाइम तो काफ़ी ताने मैंने सुने थे, लेकिन आज सक्सेस पाई तो वो मुझे यही पूछते कि इतना वजन कैसे उठा लेती है, इतना प्रैक्टिस कितना प्रैक्टिस करती होगी तू, ये वो। तो काफ़ी क्वेश्चंस आज उनके मन में आते हैं मेरी सक्सेस को लेकर। नहीं नहीं, 100%। और आपने जो मुकाम हासिल किया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। कहाँ से हम आ रहे हैं, हमने किन संघर्षों का सामना किया है, और कैसे इस लेवल पे हम लोग बैठे हैं। तो ये पूरी जर्नी आपकी बहुत इंस्पायरिंग है, जो और मैं चाहता हूँ कि लोग ये पॉडकास्ट देखें, लड़कियाँ देखें, उनके पेरेंट्स देखें, और अपने अपने खास करके बच्चियों को सपोर्ट करें ये फील्ड में आगे जाने के लिए। एग्जैक्टली तो हम डिटेल में बात करते हैं कि पावर लिफ्टिंग जब आपने स्टार्ट किया तो किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा। मेरे को मुश्किलें तो एक सामाजिक तौर पे आई थी कि मतलब मुझे समाज से काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा था कि ये लड़की ये स्पोर्ट्स में क्यों डाला है, ये वो। फैमिली को भी वही ताने सुनने पड़ रहे थे, मुझे भी वही ताने सुनने पड़ रहे थे। साथ में मैं इतना ट्रैवल करती थी तो मेरा एजुकेशन और जो मेरा प्रैक्टिस था वो दोनों क्लैश होता था, तो उन चीज़ों को भी मुझे काफ़ी फेस करना पड़ा था, क्योंकि 15 किलोमीटर ट्रैवल करना उस टाइम पे, इवन उसी दौरान मेरे 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका था। मैं व्हीकल से जाती आती थी तो उससे वो चाहे बारिश का मौसम मौसम होता था या फिर ठंड होती थी या गर्मी, मैं वो कुछ भी नहीं देखती थी, मैं अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डेडिकेटेड थी। तो उस प्रैक्टिस को लेकर ये परेशानियां तो मुझे काफ़ी कुछ थी ही। इवन मैं जब स्कूल लाइफ में भी थी तो मेरे जो प्रिंसिपल थे आचार्य महोदय, वो मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलते थे कि ये जिम में जाएगी तो ये 12th में फेल हो जाएगी, ये इतना टाइम वहाँ देती है या यहाँ पे पढ़ती नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स ने वो भी मतलब अनसुना कर दिया गया था, उन्होंने भी कि उन्होंने यही सोचा था कि नहीं यार, लड़की निकली है मतलब सही राह पे निकल रही है तो फिर क्यों रोके हम। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो अगर वहाँ पे वो लोग मुझे रोकते तो फिर शायद ही मैं इस लेवल पे आज नहीं पहुँच पाती। तो मेरे प्रिंसिपल ने जो बोला था वो उन्होंने अनसुना करके और मैं अपनी राह में चलती रही, मेरे स्पोर्ट्स में डेडिकेटेड रहती रही। नहीं, सही बात है। और आज अब ये आपके महोदय से भी हमारा पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको भी ऐसा होगा कि नहीं, मैंने सपोर्ट किया होता तो और अच्छा होता। एग्जैक्टली नहीं, आज इवन आज भी उनका मैसेज कॉल आता है तो वो यही बोलते हैं कि बेटा काफ़ी आगे बढ़ो और काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की है तुमने, तो हम तुम पे प्राउड करते हैं, फील प्राउड मतलब ऐसे वो आज भी मुझे यही कहते हैं। नहीं नहीं, सही बात है। और
अपना आपके दो आपने अचीवमेंट किए, एक आपका पावर लिफ्टिंग हो गया और एक अपना आपका बेंच प्रेस भी हो गया। हाँ। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा टाइम लेके बताएं, दोनों में डिफरेंस क्या है और उसकी प्रैक्टिस में क्या क्या होता है। एक्चुअली पावर लिफ्टिंग गेम है वो स्ट्रेंथ गेम है, पूरी स्ट्रेंथ गेम होती है। उसके अंदर पावर लिफ्टिंग जो है उसके अंदर तीन, मतलब पहले तो पावर लिफ्टिंग दो टाइप्स में होता है कि एक इक्विप्ड होता है, एक क्लासिक होता है। उसके अंदर मैं क्लासिक खेलती हूँ, मैं इक्विप को अवॉइड करती हूँ। इक्विप में ये होता है कि तुम्हें कॉस्ट्यूम उसका अलग होता है और क्लासिक का कॉस्ट्यूम अलग होता है पूरा। तो मैं क्लासिक खेलती हूँ। अब पावर लिफ्टिंग के अंदर तीन इवेंट्स होती है, स्क्वाट हो जाता है, बेंच प्रेस हो जाता है और डेडलिफ्ट होता है जिसको एसबीडी बोलते हैं। ओके। वो तीन इवेंट को मिला के जो टोटल होता है वो पावर लिफ्टिंग होता है। और जो बेंच प्रेस होता है वो सिंगल इवेंट होता है। राइट। हाँ, तो मतलब मेरा जो बेंच प्रेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा। ओके। तो मैं मतलब बेंच प्रेस भी खेलती हूँ और साथ में पावर लिफ्टिंग भी खेलती हूँ। ओके। हाँ। और ये आपको जो ये गेम में जो आपको लाए हैं, उन्होंने जब आपको समझाया कि ये बेंच प्रेस होता है और ये पावर लिफ्टिंग होता है, तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मैं ये सब में कहाँ पढ़ूंगी, मैं ये सब कैसे करूँ, मेरे से कैसे होगा। एक्चुअली मैं 9th से थी ना, तब से मुझे स्पोर्ट्स का क्रेज तो था ही, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है ना, वो मुझे नहीं प्रोवाइड हुआ था। तो उस कारण मैंने 3 साल बिताए, 4 साल बिताए, फिर मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे स्पोर्ट्स में तो काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था। लेकिन जब ये पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस में, तो मैं जब जिम जाते हम लोग शुरू से, तो मैं मतलब जो मेरे कोच थे वहाँ पे भी, जिम के अंदर भी जो ट्रेनर थे, तो वो पुशअप्स लगवाते थे। और बेंच प्रेस ये चेस की गेम, तो वो पुशअप्स उसके अंदर काम आई थी। तो मैंने शुरू से पुशअप्स चालू किए थे, तो बेंच प्रेस मेरा इसलिए स्ट्रांग बन चुका था, तो मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। ओके। साउथ अफ्रीका के सन सिटी में 4 से 13 अक्टूबर 2024 कॉमन चैंपियनशिप में बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल जीतने का आपका अनुभव कैसा था। एक्चुअली वो बहुत टफ एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि वो उसी टाइम पे कुछ मेरी पर्सनल रीजंस के कारण इश्यूज बने थे मैरिज को लेकर। तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ एक्सपीरियंस रहा है। वो एक्सपीरियंस को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। वो मेरा पहला इंटरनेशनल था और पहले इंटरनेशनल में मेरी यादगार इस तरह से बन गई है कि वो कभी मैं भूल नहीं पाऊंगी। थोड़ा मेंटली डिस्टरबेंस होगा। एग्जैक्टली मैं थोड़ा मेंटल डिस्टरबेंस से गुजर रही थी उस टाइम पे। एक्चुअली जिस टाइम पे मेरा कंपटीशन मतलब अनाउंस हो गया था, मेरा नाम, मेरी कैटेगरी की कंपटीशन जब चालू हो गई थी, उसी टाइम पे मैं एकदम मेंटली परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं। टीम वाले होते हैं लेकिन ऐसे इश्यूज उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, सही। पर्सनल रीजंस था वो थोड़ा। ओके। हाँ। तो यानी उसमें मेंटली भी आपने फाइट की और फिजिकली भी आप रेडी हुए और फिर मेडल आपने। एग्जैक्टली मैं तो पहले मना ही कर गई थी कि मैं मेंटली इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, मतलब मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैं नहीं खेलूंगी, मैं ये बोल दी थी। लेकिन मैंने हौसला नहीं तोड़ा था। मैंने जब इतनी दूर आए हैं तो फिर इसी ये ना खेलने के लिए नहीं आए, कॉम्पीट करने के लिए आए, तो फिर मैंने अपने आप को फिर से तैयार किया, फिर से खड़ा किया वहाँ पे, और मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दिया और उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल लगा था। और हम थोड़े हमारा व्यूअर्स को बताएं कि किस कैटेगरी में होता है, यानी गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, फिर ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज होता है। ठीक एग्जैक्टली है। और आपने उसमें। मैंने गोल्ड मेडल लगाया था। मैं 57 जूनियर बेंच प्रेस इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल लेके आई थी। यस। तो वो प्राउड मोमेंट कैसा था, यानी इंडिया को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। वो मतलब जब इंडिया का फ्लैग ऊपर चढ़ता है, हम फर्स्ट के ऊपर खड़े होते हैं और नेशनल एंथम बजता है, तब मतलब गूज़बम्स होते हैं हमारे हाथ के ऊपर कि हम इस लेवल पे आए हैं। तो इंडिया खेलना बहुत टफ है, प्रैक्टिस बहुत टफ करनी पड़ती, काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंट होता है। वो प्राउड मोमेंट फील होता है कि हम इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं। और वहाँ आपके कंपटीशन में कौन सी कंट्री थी। मेरे साथ पाकिस्तान की लड़की थी ओके। कंपटीशन में। यस। तो मैंने उसको हराकर और मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया है। राइट। तो उस टाइम ऐसा था कि नहीं आज तो क्रिकेट में तो हरा थे हम, इसमें भी इसमें भी हराएंगे। हारा है। हाँ, होता ही है ना, जब अपनी बाजू वाली मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री हो तो फिर अपने अंदर भी थोड़ा वो हो ही जाता है, गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं अब तो हमें कर दिखाना ही है। वो मोमेंट आपकी लाइफ का सबसे यादगार moment। बेस्ट मोमेंट रहा है कि मेरे लिए। जैसे आपने बात की, यानी
हम तो ऐसा कुछ कर नहीं पाए कंट्री के लिए, बट जैसा आपने बोला ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि नेशनल एंथम बज रहा है, हमारा फ्लैग होस्ट हो रहा है और हम खड़े और उसने हमने हमारी कंट्री को प्रेजेंट किया है, और वो जीतना वो काबिले तारीफ है, बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली मतलब बहुत प्राउड मोमेंट होता है वो, जब वहाँ पे जो होता है वो वही जान सकता है कि किस मोमेंट पे हम हैं। ओके, थोड़ा हम लोग बात ऐसे करते हैं कि अगर आपको लोग जानते हैं, ठीक है, बट जितना हमारे देश में क्रिकेट को प्रायोरिटी दी जाती है, उतना आपको कहीं लगता है कि आपको वो नाम मिला है, वो फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है या वो ब्रांड डील्स मिली है? तो एक्चुअली क्रिकेट में मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि इंडिया के अंदर के स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, ओके, उसके अलावा उनके माइंड में कोई दूसरा गेम नहीं आता है, ऑलमोस्ट यही है। और पावर लिफ्टिंग तो मतलब इतनी नई गेम है कि मतलब हम लोग जैसे किसी अनजान व्यक्ति को बताते हैं तो पहले तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सी नई गेम आ गई है। सही बात है। तो अभी अभी इस गेम को भी बूस्टअप मिलने लगा है। दूसरी कंट्रीज है उसके अंदर तो काफ़ी इस गेम का इम्पोर्टेंस है, लेकिन इस अपनी इंडिया के अंदर धीरे धीरे बूस्टअप हो रहा है। और हम लोग मतलब विश करते हैं कि आगे ओलंपिक्स में भी ये गेम आए। अभी तक ओलंपिक्स के अंदर भी ये गेम नहीं है। क्रिकेट में जिस तरह से मतलब इतना वो मिलता है, फाइनेंशियली भी उन लोगों को सपोर्ट मिलता है, हमें इस गेम के अंदर खुद स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ते हैं और खुद ही अपने एक्सपेंस से जाना होता है। राइट। हाँ क्योंकि वो इतना फेम, यानी देखिए मेहनत तो दोनों में है। एग्जैक्ट क्रिकेट खेलता है उसमें भी मेहनत है, यानी कोई भी स्पोर्ट विदाउट आपका मेहनत से हार्डवर्क नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी बहुत है, बट जहाँ से मैं भी देखता हूँ, मुझे भी वो दुख होता है कि नहीं, अगर किसी भी स्पोर्ट में कोई कुछ कर रहा है तो एज अ इंडियन या अगर मैं कोई लेवल पे बैठा हूँ तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए। उनकी लाइफस्टाइल देख के, उनका प्रोग्रेस देख के जो लोग नहीं कर रहे, ठीक है, यानी देखिए आधी चीज़ें क्या होती है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि गॉड गिफ्ट होती है। एग्जैक्टली हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, हर कोई डांसर नहीं बन सकता, हर कोई ये पावर लिफ्टिंग नहीं कर सकता। तो अगर हर चीज़ में स्कोप होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली बराबर, अगर हम लोग कोई एक ही चीज़ में सबको प्रमोट करेंगे कि नहीं आप क्रिकेट खेलो तो ही आपकी लाइफ सेट है, बाकी सब चीज़ों में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो फिर आगे जाके मैं मेरे बच्चे को भी वो ना खेलने दूँ। नहीं बता। और क्रिकेट में कितने प्लेयर्स एक टीम में हो सकते हैं? सही तो बात। ज्यादा से ज्यादा 16। वही तो। और अगर वही गेम के अंदर इतना स्कोप रहा तो दूसरे लोग क्या करेंगे? सही बात। जो दूसरी गेम्स के अंदर बढ़ रहे आगे, तो वो लोग क्या करेंगे? इसलिए सभी गेम्स को एक समानता देनी चाहिए, मेरा यही मानना है। नहीं नहीं, सही बात है। जिस तरीके से आपने इंडिया लेवल पे नाम किया है और गोल्ड जीता है, तो आई होप कि कोई ऐसा देख रहा हो, हमारा पॉडकास्ट कोई देखे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ऐसे हार्ड वर्किंग टैलेंट है अलग अलग स्पोर्ट में, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट ही है। मैं अभी फ़िलहाल वो कर सकता हूँ। वो गोल जीतने के लिए आपको तैयारी में किन संघर्ष का सामना करना पड़ा? एक्चुअली मेरे जब भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो उसके पहले मुझे काफ़ी स्ट्रगल से फेस करना पड़ता है कि वो स्ट्रगल मेरे हेल्थ इश्यूज़ को लेकर होता है। आइदर मैं बीमार हो जाती हूँ, फिर मेरे स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो इश्यूज से मैं फेस करते हुए निकलती हूँ, ताकि मेरी मतलब प्रैक्टिस मैं स्किप नहीं करती हूँ। मुझे कुछ भी हो जाता है, फीवर होता है तब भी, बिकॉज हम लोग 1 मंथ एगो हम प्रैक्टिस स्किप नहीं कर सकते कंपटीशन के। हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है प्रैक्टिस में, तो ही हम स्टेज परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अदरवाइज हम लोग वहाँ पे मतलब स्टेज परफॉर्मेंस उस एफर्ट के साथ नहीं दे पाएंगे। राइट। तो स्ट्रगल तो मुझे काफ़ी रहता है। मतलब मैं हमेशा ये फेस करती हूँ कि जब भी मेरी कंपटीशन होती है उसके 1 मंथ पहले मुझे कुछ ना कुछ तो इशू फेस करना ही पड़ता है। बट वो भी आप टैकल करके प्रैक्टिस में जाते हो और अचीवमेंट करते हो, वो बहुत बड़ी बात। एग्जैक्टली हाँ, बेंगलोर में 22 से 26 नवंबर 2023 के नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप में आपने 2 मेडल, सिल्वर मेडल हासिल किए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए।
बैंगलोर में एक्चुअली मैंने 2 सिल्वर मेडल लिए, एक क्लासिक बेंच प्रेस में था और एक इक्विप में था। बट मैं कॉस्ट्यूम जो बेंच प्रेस का कॉस्ट्यूम होता है इक्विप के लिए वो मैंने नहीं पहना था, मैंने क्लासिक ही खेला था। तो इस तरह से मेरे 2 मेडल लगे हैं सिल्वर मेडल। एक्चुअली वहाँ पे भी काफ़ी मतलब मैंने स्ट्रगल से मैं वहाँ ट्रेन से गई थी, आई थी, अकेले थी। मेरे साथ एक मेरी और दोस्त थी, उसके हम दोनों मिलकर गए थे बैंगलोर अकेले। तो मतलब काफ़ी वो भी स्ट्रगल से मैं गुजरी थी वहाँ पे भी, और कंपटीशन भी काफ़ी हार्ड थी वहाँ पे। ओके। जो मेरी मतलब हमारी मेरी कैटेगरी के अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट थी बस वो मेरे से 2.5 केजी प्लस में बैठी थी। ओके। हाँ, तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था कि यार शिट 2.5 केजी से मैं रह गई हूँ। ओके। बट तो भी आपने वहाँ पे, यानी हर दिन हमारा नहीं होता है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें से भी कुछ सीखना है और हमें आगे बढ़ना है, और आगे तो बहुत काम करना है और वो भी अचीवमेंट करना है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। थैंक यू। हम एनसीसी के बारे में बात कर दे तो वो क्या होता है, आप थोड़ा बताइए। जी, एनसीसी होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। ओके। उसके अंदर 3 विंग होते हैं, एयर विंग, नेवी विंग और आर्मी विंग। जैसे हमारे एयरफोर्स, आर्मी सोल्जर्स और नवल विंग होता है, वैसे ही उसके अंदर भी होता है। तो मैं आर्मी विंग में थी। ये स्कूल लाइफ में भी होता है और इस स्कूल लाइफ में ए सर्टिफिकेट मिलता है ओके। और कॉलेज लाइफ में बी एंड सी सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने स्कूल लाइफ में तो नहीं किया था, एक्चुअली हमारे वहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नहीं था एनसीसी का। तो जब मैं कॉलेज में, मेरा ग्रेजुएशन मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से किया था। ओके। तो वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड ही है उन्होंने ही मुझे इस तरह से गाइड किया था कि इसी यूनिवर्सिटी से हम लोग एनसीसी भी चालू कर देते हैं तुम्हारा। तो मैंने 6 गुजरात गर्ल्स बटालियन में एडमिशन, मतलब इसके अंदर भी पहले फिजिकल ही होता है, टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल होता है। तो ऐसे वहाँ पे भी टेस्ट होते हैं एनसीसी में जाने के लिए भी। तो इस तरह से मैं आर्मी विंग में गई थी और 2 साल का होता है। और वो भी मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगल फेस, मतलब स्ट्रगल रहा था कि संडे को, एवरी संडे मुझे एमपी से ट्रेवल करके यहाँ पे आना था होता था, क्योंकि हमारा एनसीसी के अंदर ऐसा होता है कि संडे परेड होता है। ओके। हाँ, सिर्फ वीक में एक ही दिन होता है संडे को। तो उसके लिए मुझे एमपी से ट्रैवल करके बड़ौदा आना होता था और यहाँ पे परेड अटेंड करके वापस फिर ट्रैवल करके मुझे एमपी जाना होता था। तो इस तरह से और मैं सजेस्ट, मतलब सभी को यही बोलना चाहूंगी कि एनसीसी जरूर करिएगा एक बार तो ओके। लाइफ में। यस। वो डिसिप्लिन हमें पता चलता है। हाँ, उसके अंदर काफी एक्टिविटीज होती है, मतलब डिसिप्लिन के साथ साथ फिटनेस भी मेंटेन होती है। ओके। हाँ, मतलब जो जैसे नहीं दौड़ता है डेली लाइफ में, अपना फिटनेस का टाइम नहीं निकाल सकता है, तो वो एनसीसी में एक मतलब ये पॉइंट मिलेगा कि फिटनेस मेंटेन करके रख सकते हैं हम लोग। ओके। एनसीसी और पावर लिफ्टिंग दोनों संभालने में कौन से चैलेंज आते हैं आपको? मुझे बस, मैं जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे को ट्रैवल करना, तो मतलब मेरे को सैटरडे नाइट को एमपी से निकलना पड़ता था, मेरा प्रैक्टिस ख़त्म करके फिर आती थी मॉर्निंग में यहाँ पे दिन भर, मतलब मेरा परेड होता था, संडे परेड। फिर वापस मैं शाम में यहाँ से ट्रैवल करके एमपी जाती थी। ओके। तो जो मेरा मतलब संडे के दूसरा दिन होता है मंडे, तो वो दिन मेरा इतना हेक्टिक हो जाता था, मुझे प्रैक्टिस स्किप नहीं करनी होती थी और परफॉर्मेंस इतना नहीं दे पाती थी। तो ये चैलेंज मुझे बहुत बड़ा आया है एनसीसी और पावर लिफ्टिंग के बीच में। साथ में मेरा एजुकेशन चल रहा था एमएस यूनिवर्सिटी से बीकॉम का। ओके। तो हालांकि यूनिवर्सिटी का ही था, तो वो लोग एग्जाम्स और इसमें तो थोड़ा वो कर लेते थे कि अभी उनका उधर प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है, जैसे एनसीसी में उनका टाई अप था एमएसयू और एनसीसी, मतलब 6 गुजरात गर्ल्स बटालियन का। तो उसके अंदर से वो लोग मतलब ऐसे मैशअप कर लेते थे कि अभी उनके एग्जाम्स है, फिर इधर कैंप चल रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं आता। लेकिन मुझे मेन प्रॉब्लम तो यही आता था कि ट्रैवल करके। एग्जैक्टली। राइट। कांस्टेंट इतना मोटिवेट रहने का मंत्र क्या है, यानी 4 साल 5 साल किसी भी चीज़ में लगे रहना, तो ये जर्नी और ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? एक्चुअली मैं रोल मॉडल तो मैं किसको बताऊं, मैं खुद ही नहीं मतलब जान सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी इंस्पिरेशंस मुझे काफ़ी लोगों से मिले हैं। ओके। मतलब जो जो आज बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं उनसे काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। कोई एक चीज़ को लेके, किसी एक के अंदर से सारी चीज़ें लेकर मैं मोटिवेट नहीं हुई हूँ।
सभी में से अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो लेके मैं मोटिवेट हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाले तो मेरे कोच जो रहे वो मेरे हस्बैंड वही थे। उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी मोटिवेट करके मुझे इस लेवल पर पहुंचाया है। उनका मेरे पीछे बहुत सपोर्ट रहा है। यहाँ इवन बड़ौदा में भी मैं थी तो या तो मुझे कोई जानता नहीं था, उन्होंने मुझे एमएसयू में एडमिशन दिलवाया, उन्होंने ही मुझे एनसीसी के लिए गाइड किया, तो ही मैं एनसीसी कर पाई, तो ही मैंने एमएसयू में एडमिशन लिया। वरना वो नहीं मतलब होते तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं यहाँ पे आके इस सिटी के अंदर अनजान, क्योंकि मैं तो अननोन थी यहाँ पे राइट। और लोग भी मेरे लिए अननोन है, मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मुझे एक पहचान दिलवाई उन्होंने यहाँ पे। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, बट आपके स्टोरी ये उल्टा है कि आपकी कामयाबी के पीछे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपके हस्बैंड का हाथ है। एग्जैक्टली हाँ, उनका मतलब काफी सपोर्ट है, अनबिलीवेबल है वो मेरे लिए कि मतलब हर जगह कहीं पे भी मेरी कंपटीशन होती है, कोई सी भी प्रैक्टिस मुझे चाहिए होती तो उन्हें एक बार बताने से वो मुझे कंप्लीट करवाते हैं। ऑलवेज मेरे साथ कॉम्पिटिशन्स में ट्रैवल करते मेरे साथ, उसमें भी मुझे सपोर्ट करते वो, तो उनका तो मुझे बहुत सपोर्ट है। कहीं ऐसा नहीं है उनको उनके कोई सपने रह गए वो आपके थ्रू पूरा करने रहते हैं? नहीं, एक्चुअली उनको इंडिया खेलना था लेकिन वो कुछ मतलब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया या फिर थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण वो नहीं खेल पाए, तो आज उन्होंने वही सपना मेरे अंदर देखा और वही सपना मेरे अंदर पूरा कर रहे हैं। बट उनका सपोर्ट है तो आप इधर बैठे हो। एग्जैक्टली, वरना बाकी इम्पॉसिबल। मैरिज जहाँ तक मैंने देखा है, आप कहीं का भी ले लो, ऐसा होता है कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, हमारे घर की औरत बाहर नहीं जाती, या ये अच्छी बात नहीं है, तू बंद कर दे, बराबर। नहीं नहीं, और वो भी आपको इतना सपोर्ट करके आगे मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं आज जॉब भी कर रही हूँ। ओके। यस, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मेरा एजुकेशन भी चल रहा है, अभी मेरा बीपीएड चल रहा है, लास्ट सेम में बीपीएड का। ओके। मैं जॉब कर रही हूँ, साथ में मेरा गेम चल रहा है और मैं इन लॉज में रहती हूँ, तो खाना कौन बनाता है? खाना तो मदर इन लॉ ही करते हैं आपको क्योंकि आता है मेरे बनाना? बनाना आता है लेकिन टाइम नहीं हो पाता है सर। सही है, सही बात है। नहीं, जॉक्स अपार्ट, बट किचन के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आपने वहाँ सब अचीव कर लिया तो वो अगर कर सकते हो तो ये इतना हाँ, मुश्किल नहीं, तो वो भी आप कर एग्जैक्टली सकते हो। हाँ, बट इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना सपोर्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली काफी कम लोगों को ये सपोर्ट, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एज अ पार्टनर। हाँ, एज ए पार्टनर बोलो, एज ए फैमिली मेंबर बोलो, इन लॉज में भी, मतलब मेरे इन लॉज में भी कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये मत खेल, कि ये मत कर। सही बात। ऑलवेज उन्होंने भी सपोर्ट किया है मुझे। उनको ऐसा होता है मेरी छोरी छोरों से कम है। हाँ एग्जैक्टली। आपके एक और अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। संभाजी नगर महाराष्ट्र में 15 से 20 जनवरी 2023 के नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने की आप बात बताइए पूरा। वहाँ की मैं बात बताऊंगी तो मेरा वहाँ पे मतलब बेंच प्रेस का नेशनल था। जैसे मैंने सबसे पहला बेंच प्रेस नेशनल गोवा में खेला था, वहाँ पे मेरा फर्स्ट नेशनल था और मैं वहाँ पे पूरा वॉश आउट हो चुकी थी। ओके। मतलब 3 लिफ्ट मिलती है हमें जैसे, तो वो तीनों लिफ्ट मेरी फेल हो चुकी थी। हाँ, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या फिर नॉन एक्सपीरियंस बोलो, वो फर्स्ट टाइम आप वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मैं वहाँ काफ़ी मतलब डिप्रेस में चली गई थी कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरा पहला नेशनल था, पोजीशन नहीं लगता लेकिन एक रैंक बनता, तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया था वहाँ पे भी। ओके। फिर मेरा ये सेकंड नेशनल था राइट। जो संभाजी नगर वाला था, तो वहाँ पे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं गई थी क्योंकि मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा था। जब मैं वॉश आउट हुई थी तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, वही चीज़ मैंने संभाजी नगर में जो मेरी नेशनल्स थी वहाँ पे मैंने अप्लाई की थी। ओके। तो जैसे था मेरा पहला मेडल लगा था, ब्रोंज मेडल, राइट। और वहाँ पे भी ब्रोंज के लिए इतनी टक्कर चल रही थी मेरी और एक फोर्थ वाली लड़की थी, मतलब मैं थर्ड पे थी और फोर्थ पे जो थी वो लड़की, और मेरे साथ बहुत खतरनाक टक्कर चल रही थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर मैंने और उसने सेम वेट लिफ्ट कर लिया तो बॉडी वेट में इसमें ऐसा होता है कि अगर आप और आपका कॉम्पिटिटर सेम वेट लिफ्ट करता है तो आपके बॉडी वेट पे बात आती है कि जिसका बॉडी वेट कम होगा उसको मेडल मिलेगा। ओके। हाँ, तो मेरा थर्ड लिफ्ट पास हो चुका था, अब उसकी बारी आई तो
मैं यही मतलब हम लोग यही विश कर रहे थे कि अगर उसकी लिफ्ट पास चली गई तो उसको मेडल जाएगा, बट गॉड गिफ्टेड मतलब गॉड की वो थी कि उसका लिफ्ट फेल हो चुका था और थर्ड मेडल में मुझे गया था, और वो मेरी लाइफ का मुझे नेशनल पे पहला मेडल लगा था। ओके। यस। नहीं नहीं, जो आपके साथ फर्स्ट इंसिडेंस हुआ था उसमें से आपने काफ़ी चीज़ें अडोप्ट की और वो फिर प्रिपेयर करके आपने वापस उसमें अप्लाई की, तो हाँ। वो मेहनत की वजह से आपको, यानी भगवान साथ देते हैं बट वो उनको ही देते हैं जो मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो वाली बात है। कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कैश प्राइज आपको मिला। हाँ। उसके ऊपर आपका क्या असर हुआ और वो चीज़ में क्या था, आप थोड़ा बताइए। एक्चुअली मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, तो मेरी लाइफ में मुझे पहला फाइनेंशियल सपोर्ट मिला कोई ऐसा मेरे ये अचीवमेंट कितने के। साल की जर्नी के बाद आपको मिला? ये मेरा 3 साल की जर्नी के बाद, और वो भी छोटे से गांव से सिलेक्ट किया था मुझे। ओके। मैं एक निसरपुर गांव से बिलोंग करती थी, तो बहुत छोटा है, तो वहां से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। ओके। यस। तो और मेरे लिए भी ये पहला था कि मेरे अचीवमेंट के लिए मुझे ये कैश प्राइज मिल रही है, वो तो भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ? गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे को तो प्राउड मोमेंट था ही इस चीज का, और मुझे थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिला था उस टाइम पे। ओके। तो इससे मोटिवेशन और बढ़ता है, जैसे ऐसे कुछ अवार्ड्स मिलते रहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, या फिर ऐसे कोई भी थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाता कहीं से भी, तो काफी प्लेयर के लिए एक मोटिवेशन होता ही है। 100% वो मेहनत इससे डबल करता है कुछ और अच्छा पाने के लिए। सही बात है। तो इस तरह से, और आगे भी मैं यही विश करती हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे प्लेयर्स, और इस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता रहे। गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा तो प्लेयर भी ज्यादा मोटिवेट। एग्जैक्टली, क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट अभी कम हो गया है एज कम्पेयर टू पहले। राइट। पहले कम हो का गया। हाँ, मतलब पहले बहुत मिलता था, अच्छे से मिलता था, और सारी गेम को एक समानता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि क्रिकेट को फाइनेंशियली सपोर्ट काफी स्ट्रांग मिलता है। 100%। और बाकी गेमों को, मैं अपने ही गेम की बात नहीं कर रही, दूसरे गेम्स में भी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी गेम्स है कि जिसमें मतलब अभी भी प्लेयर्स खुद के एक्सपेंस से जाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं, खुद को स्पॉन्सर्स करना होता है, खुद को स्पॉन्सर्स ढूंढने होते हैं, तो वैसे दूसरे भी गेम्स है। बट मैं कहना चाहूंगी कि सभी गेम्स को एक समान रखे और सभी को फाइनेंशियली सपोर्ट दे, तो प्लेयर्स बढ़ेंगे भी और प्लेयर्स मोटिवेट भी होंगे इससे। राइट। और जैसे ये स्पोर्ट नया है, पावर लिफ्टिंग हो गया, बेस प्रिंसेस हो गया, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके लिए स्पॉन्सर ढूंढने में बहुत दिक्कतें आती हो। बहुत ज्यादा। तो आप वो थोड़ा बताइए कि कैसे कन्विंस करते हो, और जो कन्विंस होते, यानी किस तरीके के माइंडसेट होता है आपका जो करने वाले का? एक्चुअली होता ये है कि मतलब पहले तो जैसे हम वहाँ रहते थे एमपी में, तो वहाँ पे जिम था जैसे सर का, तो उन्होंने वहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी, तो उन्होंने वहाँ पे भी स्पॉन्सर्स ढूंढे थे। ओके। और ये उनका देखा जाए तो ये गॉड गिफ्टेड है कि उनको स्पॉन्सर्स मिल ही जाते हैं। आपके हस्बैंड की बात? हाँ, मेरे हस्बैंड की बात कर, उनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं कि उनका बात करने का जो तरीका होता है, फिर तो इस तरह से उन्होंने वहां पे भी कम से कम 2.5 लाख रुपया इकट्ठा करा था। As a sponsor. हाँ, एज ए स्पॉन्सर्स कैश प्राइज देने के लिए। मतलब उन्होंने एक लोकल में ऑर्गेनाइज की थी, तो वहां पे उन्होंने कैश प्राइज रखी थी, और पहली कैश प्राइज की ऐसी कोई कंपटीशन थी वो। Okay. तो मतलब वहां पे उन्होंने इस चीज को देखा कि नहीं, मैं काबिल हूँ, इसलिए तो यहाँ पे जैसे फिर हम लोगों ने वहां से एमपी से स्विच करके इधर आए थे, तो फिर मेरा जैसे कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्शन हुआ था, Okay. तो उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढना, क्योंकि वो भी एक्सपेंस जो था वो काफी वास्ट था, तो इंटरनेशनल हाँ ट्रिप वगैरह करना। हाँ, तो काफी बड़ा एक्सपेंस था, तो इतना मतलब स्पॉन्सर्स ही हमें ढूंढना पड़ा। तो उन्होंने काफी मतलब इतनी मेहनत की थी, वो जॉब भी करते थे, और मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर्स भी उन्होंने काफी जगह पे बात की थी, तो फाइनली मतलब उन्हें 2 से 3 स्पॉन्सर्स मिले थे Okay. इस चीज के लिए। हाँ, और मैं उनको तो मतलब कभी भूल नहीं सकता, स्पॉन्सर्स तो कोई भी हो, कभी भी हमें कोई भी फाइनेंशियली या कैसे भी सपोर्ट देता है, तो उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। सही बात है। हाँ। नहीं, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये स्पॉट के लिए आप स्पॉन्सर करते हैं और करते रहिए, ऐसे नए नए प्लेयर को आप मोटिवेट करते रहिए। जी हाँ। आगे हम केरल में 9 से 13 अप्रैल 2022 का नेशनल पावर
लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे की भागीदारी के बारे में आप थोड़ा बताइए। जैसे केरला में अलेप्पी में ऑर्गेनाइज हुआ था नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वो मेरा सबसे पहला नेशनल पावर लिफ्टिंग का था। ओके। वो मेरा मतलब मेरी लाइफ का नेशनल पहला था, तो उसके अंदर मेरा 8th रैंक बना था। ओके। फुल पावर लिफ्टिंग था वो। अभी तक मुझे मेडल मिला था वो मेरा बेंच प्रेस इवेंट में था, लेकिन वो फुल पावर लिफ्टिंग की नेशनल थी और पहली नेशनल थी जो एलएपी में थी। उसमें मेरा 8th रैंक रहा था और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। ओके। हाँ, बट वहाँ पे आपको कोई मेडल यानी नहीं, मुझे सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला था, मेडल नहीं लगा था मेरा वहाँ पे। ठीक ठीक हाँ जी। ओके। 2023 के एमएस यूनिवर्सिटी से मेडल ऑफ एक्सेलेंस कैसे मिला आपको? एक्चुअली मुझे वहाँ से मेडल ऑफ एक्सीलेंस इस तरह से कि वहाँ पे 26 जनवरी को काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है एमएस यूनिवर्सिटी के पवेलियन पे। ओके। हाँ, तो वहाँ पे मैं एनसीसी भी करी थी, साथ में एमएसयू में मेरा एडमिशन था। तो एमएस यूनिवर्सिटी को भी मैं रिप्रेजेंट 2 बार कर चुकी हूँ पावर लिफ्टिंग के अंदर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एज अ में। कॉलेज हाँ, एज ए कॉलेज में, हाँ, एज ए कॉलेज मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करा हुआ मैंने पावर लिफ्टिंग के अंदर। हमारी इसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर, तो उसके लिए मुझे मिला। और साथ में मैंने नेशनल में मेडल लगाया था ओके। और मैंने एनसीसी में टीएससी कैंप करा था। ओके। तो इन सभी का मुझे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के तौर पे मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिले हैं ओके। यूनिवर्सिटी। आपका अच्छा अचीवमेंट। स्टडी के साथ अच्छा। हाँ, एमएस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी आपको सम्मानित किया गया, हाँ। वो कैसा लगा आपको? मतलब मैं मतलब इसके लिए तो मैं वर्ड्स नहीं है ऐसा बोल सकती, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी मतलब काफ़ी बड़ा नाम है एमएस यूनिवर्सिटी का। कहीं पे भी आप लेंगे तो हर कोई पहचानता है एमएस यूनिवर्सिटी को, और काफ़ी बड़ा कैंपस है। मतलब बहुत सारी फैकल्टीज है उसके अंदर, कोई कमी नहीं है मतलब मैं अपने आप को ये प्राउड फील करवाती हूँ कि मैं एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुकी हूँ और वहाँ से मुझे वाइस चांसलर के साथ मिलने का मौका मिला है। ऐसा बहुत कम लोगों को मिलता है, वो भी मेरे नेशनल के मेडल के लिए मुझे वहाँ से सम्मानित किया था। और मेरे जो एनओ थे, ओके। एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर जो एनसीसी के अंदर होते हैं, तो उनके थ्रू मुझे वहाँ पे ये जरिया मिला था कि वाइस चांसलर से मिलने का। तो मेरे नेशनल के मेडल के कारण मुझे उन्होंने सम्मानित किया था। तो ये हजारों स्टूडेंट्स में जो एक अचीवमेंट मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस वो काफी अलग होता है कि तुम मतलब एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिल रहे हैं। मतलब अनबिलीवेबल होता है वो कि तुम एक बहुत बड़े लेवल पे जो बैठे हैं सर, उनके साथ ऐसे तुम्हें मिलने का मौका मिल रहा है। तो दैट इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। और थोड़ा हम क्लियर करते हैं कि एनसीसी में जाना इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मिलिट्री में जाना। नहीं, हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विंग अ नेशन। ओके। यस, जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अगर उसमें आपको आगे बढ़ना हो। हाँ, मतलब एक बोल सकते हैं बेसिक कोर्स होता है वो। ओके। हाँ, और मतलब जैसे हमारे 3 विंग होते हैं वैसे ही एनसीसी के अंदर भी 3 विंग होते हैं, और पूरा प्रैक्टिस भी वो 3 विंग जैसे, उसी तरीके हाँ, उसी वैसे ही लेवल का प्रैक्टिस भी होता है। तो एनसीसी में मतलब ऐसा नहीं कि तुम मिलिट्री में ही जाओ, तुम 3 साल भी नेशन को सर्व करते हो, दैट इज वेरी प्राउड मोमेंट। प्राउड मोमेंट सही। हाँ, और जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है कि बाहर की बहुत सारी कंट्री है जिसमें कॉलेज के बाद 3 साल आपको कंपलसरी मिलिट्री की जाना है ट्रेनिंग होता लेनी है। पड़ती है। हाँ, ठीक है कि आपने इस देश में जन्म लिया है तो आप भी कंट्री को सर्व कीजिए। एग्जैक्टली है। अगर इस तरीके का होता है तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सारे कॉलेजों को ये फर्ज याद करना चाहिए। एग्जैक्टली करनी चाहिए। और मतलब बहुत सारे बच्चे ये भी मतलब होता है कि हम मिलिट्री में जाए, हम मिलिट्री में जाए, बट जो मिलिट्री में जाने की प्रोसेस होती है वो मतलब इजी नहीं होती है। इट सही। इज टू हार्ड। हम आज यहाँ पे एकदम फ्रीली चेन की नींद लेते हैं, तो वो हमारे सोल्जर्स जो बॉर्डर पे खड़े हैं आज भी -50-60 डिग्री सेल्सियस के वहाँ पे वो लोग खड़े हैं, तो वो हमें मतलब यही मानना चाहिए कि हम उनकी बदौलत यहाँ पे चैन की नींद ले पा रहे हैं। 100%। और एवरी इंडियन को उनकी दिल से रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि वो है तो हम है। एग्जैक्टली। ठीक है, हम लोग हमारे जो आज सपने हैं कि हमें ये हासिल करना है
ये बनना है, हमारे फैमिली को ये देना है या हमें ये सब करना है, अगर वो नहीं है तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम फैमिलीज ऐसे होती है सपोर्ट करती है आर्मी में जाने के लिए। राइट। क्योंकि हम लोग पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन करप्ट हो गए, हमारे बिजनेसमैन करप्ट हो गए, बट कभी आज तक आर्मी हमने ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि उनकी भी तनख्वाह लाखों में नहीं होती, नहीं होती है। करोड़ों में उनकी तनख्वाह नहीं होती है। उनके भी पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके भी परिवार होता है, बट वो सब सेक्रीफाइस करके आज वो लोग अगर एकदम निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हम तो उसमें मतलब माइनस में भी इतनी नहीं, हम लोग सब तो रात को निकलना अवॉइड कर देते हैं। वही हमारे बता पेरेंट्स रहे, रात को बाहर बहुत ठंडी है मत ये निकलना, कर ये बोल के वही हमें अवॉइड कर देते हैं। वही और वो तब अपनी ड्यूटी करते हैं बहुत। करते हैं। वही वो कुछ भी नहीं देखते, धूप होता है, छाँव होता है, बारिश होता है, कुछ भी नहीं देखते। ठंडी होती है, अभी -60 -70 के अंदर इवन अटिक्स भी चलते हैं, सही तो वो बिना डर के वहां पे खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। सही बात है, सही बात। 2022 के दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सैनिक कैंप में एनसीसी से आपका अनुभव कैसा रहा? एक्चुअली जो एनसीसी के अंदर 2 कैंप, नेशनल कैंप होते हैं, बड़े कैंप होते हैं। वो होता है एक आरडीसी यानी रिपब्लिक, पहला होता है हमारे एमएस यूनिवर्सिटी में, फिर वहां से आगे जाना होता है। हाँ ये इसका भी प्रोसेस जैसे हमारे गेम्स में होता है ना, कि पहले डिस्ट्रिक्ट खेलो, फिर स्टेट खेलो, फिर जोनल खेलो, फिर नेशनल जाओ, फिर इंटरनेशनल। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लगती है। ओके। हाँ, इसके अंदर भी अलग अलग डायरेक्टरेट होते हैं एनसीसी के अंदर। जैसे हमारा गुजरात दादरा नगर हवेली दीव एंड दमन, इतना बड़ा नाम है इसका, ये डायरेक्टरेट है Okay. हमारे गुजरात का। तो इसमें भी ये होता है कि पहले तुम्हारी बटालियन में फाइट करो। जैसे मैं 6 गुजरात गर्ल्स बटालियन में थी, ओके। तो इसके अंदर मतलब 6 सब्जेक्ट होते हैं। ओके। तो पहले वहां से मैं जेडीएफएस बोलते हैं जिसको, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल, ओके। उसके अंदर मैं उस टॉपिक में मैं गई थी, सिलेक्ट हुई थी। तो पहले तुम्हारी बटालियन के अंदर फाइट करो, वहां से सेलेक्ट होते कितने हैं। लोगों में वहाँ, यानी? हमारी बटालियन में 80 to 90%। ओके। हाँ, उसमें से उसके आपने अंदर, हाँ उसके अंदर दो दो सभी कैटेगरीज में सेलेक्ट होते, 6 होते तो मतलब 12। 12 हो गया। तो उसमें से निकल के फिर इंटर बटालियन होता है। ओके। हाँ, मतलब तुम्हारी 6 गुजरात गर्ल्स बटालियन दूसरी बटालियंस के साथ फाइट करेगी। फिर आता है कि दूसरी कॉलेजेस के साथ, ओके। हाँ कॉलेज दूसरा हो गया। तो इस तरह से फिर एक नेशनल लेवल पे जाने का चांस मिलता है, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है। और दिल्ली के अंदर सारे डायरेक्टरेट आते हैं, ओके। उनके बीच में अलग अलग competition। जगह से। हाँ, ओके। जैसे मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट होता है, तो ऐसे सभी जगह से फिर वहां पे मिलते हैं दिल्ली के अंदर। ओके। और ऐसे 2 बड़े कैंप होते हैं। एक होता है आरडीसी रिपब्लिक डे परेड, जो ओके। 26 जनवरी को वहां पे आपने भी देखा होगा सब, दिल्ली में। दिल्ली में जो Right. 26 को परेड होती है, उसके अंदर एनसीसी के कैडेट्स भी परेड करते हैं। वो आपने किया हुआ? वो मैंने नहीं, Okay. मैं थल सैनिक कैंप में गई हूँ। Okay. एक कैंप होता है थल सैनिक, जिसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। हाँ, तो उसमें भी मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है कि सुबह 5 बजे उठ के हमें वो लोग रनिंग करवाते हैं। काफी मतलब हमारे टॉपिक वगैरह जो हमारा स्टडी होता है वो चालू करवाते हैं। तो डेली मॉर्निंग में अगर 5 o'clock से 1 मिनट भी ज्यादा लेट हो जाते हैं, तो हमें इतना मतलब खतरनाक पनिशमेंट मिलता है कि हम वो 5 बजे बोलते हैं, हम उसके पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। ओके। हाँ, तो मतलब ये भी काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का। ओके। आपकी कोई खास ट्रेनिंग टिप्स या डाइट प्लान बताए जो दूसरे युवाओं को उपयोगी हो? अब डाइट प्लान तो देखिए मैं क्या बताऊं। एक्चुअली अभी जो जैसे आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो लोग ज्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं। 100%। तो पहले तो मैं यही बोलूंगी कि अवॉइड द जंक फूड, क्योंकि सबसे खराब चीज है वो। सही बात। हाँ, आपने वीक में या फिर मंथ में 2 बार खा लिया, इट इज ओके, ओके। कि होता है मन, क्रेविंग होती है सभी को बाहर की फूड की। बट ये नहीं होना चाहिए कि डेली डेली आप ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो। हेल्दी फूड खाओ। काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि तुम इतना वजन एकदम से कम भी कैसे कर लेते हो, बढ़ जाता है। तो मेरे साथ मतलब मेरा बॉडी ही ऐसा हो गया है कि मैं चाहूँ तब
अपना वेट लॉस कर सकती हूँ, जब चाहूँ तब मैं गेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी यहाँ तक कि ये कर चुकी हूँ मैं कि 1 वीक के अंदर मैंने अपना 4 किलो वज़न गिराया हुआ है फॉर कंपटीशन। फॉर कॉम्पिटिशन, यस, हाँ। और मतलब मैंने ये भी किया हुआ है कि मैंने 1 वीक के अंदर 3 किलो वेट गेन किया है। बढ़ाया। हाँ, तो मतलब ये बहुत मेहनत और बहुत मतलब डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है कि तुम्हें ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है। शुगर नहीं हाँ, खाना है, कोई salt हमें नहीं खाना है। दे भी रहा है, ओके। हमें कोई मतलब ऐसे दे रहा है तो हमें उसे तुरंत ना करना चाहिए। ओके। अगर आपके माइंड में ये बैठा लिया है कि हमें ना ही खाना है, सही बात। तो फिर ये पॉसिबल है कि तुम डाइट के लिए मेंटेन कर सकते हैं। ओके। बट अगर कोई तुम्हें दे रहा है, बहुत फोर्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है और तुमने ले लिया है तो फिर वो माइंड के ऊपर, क्योंकि हमारा माइंड भी एक बार स्टेबल हो जाता है सही बात। किसी चीज़ को लेकर कि हमें ये करना है, तो जिद्दी जिसको बोलते हैं, तो वो जीत कुछ पहले पाना है तो हमें वो कुछ तो खोना करना पड़ेगा। सही बात है। यानी जंक फूड नहीं खाना हाँ, है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। 1 घंटा तो मतलब एटलीस्ट 1 घंटा अपनी फिटनेस को दो, भले स्पोर्ट्स में करियर बनाओ या ना बनाओ। बट आज की जनरेशन के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि 1 घंटा किसी भी स्पोर्ट्स में दीजिए। सही बात है। वो आपको भले करियर नहीं बनाना, लेकिन अपने डेली रूटीन के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए 1 आवर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर फिटनेस। ये पावर लिफ्टिंग में या बेंच प्रेस में ये कंपटीशन में पॉलिटिक्स वगैरह होता है, यानी आपके साथ हुआ है? एक्चुअली मेरे साथ अभी कुछ ही मेरी 2-3 कंपटीशन गई, तो मतलब वो काफ़ी मैं उस कंपटीशन से सैड रही हूँ कि रिजल्ट बहुत अलग आया जो Partially एक्सपेक्टेड है? था। हाँ, पार्शलिटी होती है, कहीं-कहीं बार होती है पार्शलिटी। ओके। हाँ, मतलब हाँ, ना करके भी चीटिंग, अब वो बता तो नहीं सकते हम ऐसे तो बट होता है उसमें। हाँ, कभी-कभी होता है, बट ये ऐसी गेम है कि तुमने ज़्यादा उठाया है। हाँ, इसके अंदर स्किल से चीटिंग होती है, ओके। वेट से तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्योंकि को दिखेगा। हाँ, उनको सभी को दिख रहा है कॉमनली कि ये कॉम्पिटिटर है, इसने इतना उठाया, और दूसरा कॉम्पिटिटर उसने तुमसे ज़्यादा उठाया। सही बात है। अगर उसका स्किल गलत हुआ तो इसी कॉम्पिटिटर को मिलेगा, तो यहीं पे चीटिंग बनती है। कि वो उसने गलत किया है तो हाँ, भी उसने उसने उठाया है तो गुड लिफ्ट उसको। दे दिया, एग्जैक्टली। बस बाकी चीटिंग का कोई मौका नहीं बन सकता है इसके अंदर। वंशिका जी का अगर हम ड्रीम के बारे में बात करें कि आगे वाले साल में तो ऐसा क्या ड्रीम है जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रही है और क्या पाना चाहते हैं वो? देखिए, मैं जिस दिन भी ये ओलंपिक्स के अंदर आ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी ये गेम के लिए कि जब भी ये ओलंपिक्स में आएगा, अगर नहीं भी आता तो मुझे वर्ल्ड के लिए, अपनी कंट्री के लिए मेडल लेकर आना है इंटरनेशनल पे, और बस इसी गेम में मुझे बने रहना है और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल खेलूँ, मेडल पाऊँ और मैं मेहनत करूँ। बस इसीलिए मैं इस गेम में कंसिस्टेंसी बना के रख रही हूँ। आपको देख के लोग मोटिवेट होते हैं, यानी आपने देखा है कि आपको देख के किसी ने स्टार्ट किया है ये हाँ, लड़की, जी, खासकर बिल्कुल। लड़कियों में? बिल्कुल हुआ है। ओके। मतलब 2-3 ऐसे, मतलब बोल सकते हैं कि हाउसवाइफ थी, वो हाउसवाइफ ने मुझे देखकर ये गेम की प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। इवन उन्होंने भी 2 बार नेशनल खेली है। ओके, गुड। हाँ, और वो भी छोटे से गाँव से ही बिलॉन्ग करती है। राइट। और वो उनकी लाइफ में कभी बाहर नहीं निकले। वो हाँ, कंपटीशन। वो वुमन ने मतलब इस स्पोर्ट्स को जॉइन किया और नेशनल तक पहुंची, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सच में आपने भी बहुत अच्छा काम किया है हाँ। कि आप भी लोगों को मोटिवेट कर। मैं तो यही बोलूँगी, मैं सभी को मोटिवेट करती हूँ कि कोई भी एक स्पोर्ट्स चुनिए अपनी लाइफ के अंदर। मैं यही नहीं कि पावर लिफ्टिंग, कोई भी गेम हो, आप खेलिए, करियर बनाइए अपना इसके अंदर। स्कोप है, लेकिन मेहनत भी उतनी ही है। बिना मेहनत के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट कर सकते हो अगर हाँ, आपका ड्रीम है तो, क्योंकि हाँ, ऐसे लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते अपना दिन निकाल ही देते। निकालते थे ठीक है, तो इससे अच्छा आप आपके सपनों के पीछे मेहनत करोगे तो वो बहुत और अच्छी। कुछ अचीव करोगे। हाँ, यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि आप लोग पहले तो, जो आपका डेली लाइफ है, तो जो वेकअप टाइम है कि 10 बजे उठ रहे हैं आज के बच्चे, 9 बजे उठ रहे हैं, हाँ स्कूल जा रहे हैं, वो बात अलग है, बट दूसरे जो है तो 5 बजे उठिए, 1 घंटा एक्सरसाइज को दीजिए,
अब और उधर रात में जो है नाइट में जल्दी सो जाइए ताकि एक अपना प्रॉपर स्लीप हो सके। साथ में फूड को लेकर के आप लोग जंक फूड कम खाकर हेल्दी फूड खाइए। फ्रूट्स हो गया है, फिर काफ़ी ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं जो आप इनटेक कर सकते हैं। राइट, हाँ, और 1 घंटा अपने फिटनेस को दीजिए। 100%। मैं आज की जनरेशन के लोगों को यही बोलूँगी राइट, और मतलब ओल्ड एज पीपल्स को भी बोलूँगी, बट आज की जनरेशन जो है जेन जी जो बोलते हैं वो काफ़ी बिगड़ती चली जा रही सही है। बात है। उनका तो सोना ही लेट होता है, हाँ, 3-4 सोना बजे लेट तो सोना फिर होता है। उठना लेट, फिर वो पूरा लेट हो जाता है। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। नहीं, उनको यानी यूथ को भी इंस्पायर करने के लिए भी ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा, काफ़ी कुछ हमने जाना। थैंक यू फॉर कमिंग इन माय शो। आई होप के लोग देखें, इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, बने उस स्पॉट में वो आगे बढ़े। वो कोई भी हो, कुछ भी करो बट अच्छा करो, देश के लिए नाम करो, परिवार का नाम करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगी मैं आपको कि आज आपने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और लोग भी मोटिवेट हो अपने ये पॉडकास्ट से। हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मोटिव ही ये है कि हमें ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में लाना है जिनकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग है, जिन्होंने सच में बहुत स्ट्रगल किया है। तो हमारा पॉडकास्ट देख के जिस लोगों को करना है, कुछ अटक रहा है, उनको वो देख के ही आंसर मिले और सही बात मोटिवेट है। होके वो आगे बढ़े। नहीं, मैं लोगों को तो ये कहना चाहूँगी कि कोई भी रोल मॉडल बनाओ आप, किसी को भी बनाओ, लेकिन इंस्पायर होकर करिए फिर वो चीज़ को एक्टिवनेस से। सही बात है। थैंक यू मेरा पॉडकास्ट पूरा देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा पॉडकास्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।